नमस्कार। आज हम वर्ण व्यवस्था के कार्य एवं अकार्य या वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व मेरे YouTube चैनल पर वर्ण व्यवस्था के संबंध में 2 वीडियो हैं। पहले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और दूसरे वीडियो में वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं एवं वर्ण धर्म के बारे में चर्चा की है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे YouTube चैनल सोशल व्यूज़ विथ डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल पर आपका स्वागत है। भारतीय समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण व्यवस्था समाज का 4 भागों में विभाजन करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी को उनके गुण और कर्म के आधार पर सामाजिक दायित्व सौंपे गए हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। यह व्यवहारिक रूप से भारतीय समाज में जैसा सैद्धांतिक स्वरूप देखने में आता है कभी लागू नहीं रही, और इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप जाति व्यवस्था के रूप में भारतीय समाज में लागू रहा। हम वर्ण व्यवस्था के कार्य की चर्चा करेंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। वर्ण व्यवस्था में समाज में सरल श्रम विभाजन और विशेषीकरण की एक व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के कारण व्यक्ति को बचपन से ही उसके वर्ण के अनुसार कुछ विशेष कार्य करने के लिए पारिवारिक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, स्वतः मिलता है। वह जिस परिवार में जन्म लेता है वहाँ उसको वो प्रशिक्षण स्वतः मिलता है, और इसकी सहायता से वह लगातार उस कार्य को करते हुए उसमें निपुणता हासिल कर लेता है। तो वर्ण व्यवस्था के कारण श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के लाभों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। समाज में व्यवस्था और विकास के लिए व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता का विकास होना, बाहरी आक्रमण से समाज की रक्षा होना, व्यापार और व्यवसाय का व्यापार और वाणिज्य का विकास होना, आवश्यक सेवाओं का प्रबंध होना, ये सब अत्यंत आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था ये सभी कार्य करने के लिए सभी वर्ण के लोगों को अपने अपने दायित्व सौंपती है और अपने अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने का, व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का एक उचित माध्यम है। वर्ण व्यवस्था समाज में व्यर्थ के संघर्षों से सामाजिक छुटकारा दिलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार दोनों निर्धारित है, और कर्तव्य पालन की व्यक्ति को प्रेरणा दी गई है। ये कहा गया है कि यदि वह अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से पालन करेगा तब पुनर्जन्म के अनुसार, पुनर्जन्म के आधार पर उसकी अगली योनि जो है वो उन्नत वर्ण में हो सकती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है, और इस सब से व्यक्तियों को समाज में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता और संघर्ष से एक छुटकारा मिलता है। शक्ति का संतुलन। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाज में शक्तियों के संतुलन करने की एक उचित व्यवस्था की गई है। प्रमुख शक्तियां हैं ज्ञान, शासन, व्यापार और श्रम, और इन सबका 4 वर्णों में विभाजन किया गया है। ज्ञान, ब्राह्मण, शासन, क्षत्रिय, व्यापार, वैश्य, श्रम, शूद्र। और इस प्रकार के पृथक पृथक विभाजन के परिणाम स्वरूप समाज में शक्ति का एक स्पष्ट संतुलन बना रहता है। यह सुनिश्चित होता है, और इससे विभिन्न शक्तियां एक विशेष समूह में केंद्रित न हो पाने के कारण समाज में व्यवस्था
बनी रहती है, शक्ति का संतुलन बना रहता है। योग्यता वृद्धि की प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को उसकी योग्यता में वृद्धि करने की प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि वर्ण श्रम विभाजन द्वारा व्यक्तियों को यह प्रेरित किया गया कि वह अपनी योग्यता, अपनी क्षमता में वृद्धि कर अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। और वर्ण व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं कि जिन व्यक्तियों का जन्म निम्न वर्ण में हुआ वह भी अपने कर्म से उच्च वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर सके। और वर्ण व्यवस्था की इस गतिशील प्रकृति के कारण व्यक्ति को अपनी योग्यताओं में वृद्धि करने और निरंतर कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। समाज में समानता को बनाए रखना। वर्ण व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। किसी भी वर्ण को दूसरे वर्ण से उच्च या निम्न नहीं बताया गया। वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार से विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु वर्ण व्यवस्था ये बिल्कुल नहीं कहती कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और शूद्र सबसे निम्न है, बल्कि केवल यह कार्यों का विभाजन है, व्यक्ति के गुण और कर्मों के आधार पर। और इस प्रकार से इसमें सभी प्रकार की सेवाओं को समान महत्व प्रदान किया गया है। जिस प्रकार श्रम विभाजन द्वारा अलग अलग कार्य करके व्यक्ति मिलकर किसी एक कार्य को पूरा करते हैं, उसी प्रकार से समाज में एक सामाजिक विभाजन किया गया, अलग अलग वर्ण बनाए गए और उनको अलग अलग प्रकार के दायित्व सौंपे गए। साथ ही यह प्रेरणा भी दी गई कि वह कर्तव्य पालन लगातार करते रहें और सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व बनाए रखें और स्वयं अपने में अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके अपना वर्ण परिवर्तन भी कर सकते हैं। रक्त की शुद्धता को बनाए रखना। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में अनेक प्रजातियों के लोगों का आना जाना लगा रहा और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि रक्त की पवित्रता को बनाए रखा जाए। वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ण को अपनी पवित्रता बनाए रखने का अवसर प्रदान करती है। इससे हमारी शारीरिक और सांस्कृतिक विशेषताएं बगैर रुकावट के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। श्री एस नटराजन के अनुसार भारतवर्ष में हिंदुओं के हृदय में यह भावना रही है कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, पर वास्तव में यह हुई कभी नहीं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि ऐसा देखने में आता है कि वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में सैद्धांतिक व्यवस्था रही, व्यवहारिक रूप से लागू नहीं रही। व्यवहारिक रूप से ये जाति व्यवस्था के रूप में बिगड़े हुए स्वरूप में जन्म पर आधारित होकर हमारे समक्ष आती है। अनेक विद्वानों का मानना है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था व्यवहारिक रूप से कभी भी लागू नहीं रही है। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था कठोरता बढ़ने के साथ साथ, सामाजिक जीवन में कठोरता बढ़ने के साथ साथ कालांतर में एक वर्ण अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गया और ये जातियों में बढ़ गए, वर्ण व्यवस्था जाति में परिवर्तित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप समाज में सामुदायिक भावना में कमी आई और राष्ट्रीय एकता की भावना में भी कमी हुई है। वर्ण व्यवस्था के प्रमुख दोषों में शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को समानता के अवसर प्राप्त ना होना, यह एक इसका बहुत बड़ा दोष है। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख दोष यही है कि एक वर्ण विशेष को अपने विकास के लिए, और वो वर्ण विशेष कौन है? शूद्र वर्ण, समुचित अवसर प्रदान नहीं किए गए। उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से वंचित किया गया और उन्हें तमोगुण प्रधान, अज्ञानी मानकर उन पर 3 वर्णों की, जिन्हें द्विज कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निस्वार्थ सेवा का भार सौंपा गया। अस्पृश्यता वर्ण व्यवस्था का दूसरा दोष है। वर्ण व्यवस्था ने समाज में अस्पृश्यता को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत लंबे समय तक अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों को सामाजिक संपर्क से रोका गया। उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं डाली गई और उसे सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो गई।
और इस सब के परिणाम स्वरूप उस वर्ण का जो अस्पृश्य था लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया गया, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया। वर्ण व्यवस्था स्वतंत्र प्रजातंत्र के मार्ग में भी एक बड़ी बाधा है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रजातंत्र प्रणाली को स्वीकार किया गया है और जिसमें सभी को समान प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए, परंतु राजनीतिक हितों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए विभिन्न पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर लोगों को संगठित करती हैं और प्रजातंत्र के मार्ग में, स्वस्थ प्रजातंत्र के मार्ग में बाधा उपस्थित करती हैं। यह है वर्ण व्यवस्था और उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष है कि हमारे भारतवर्ष में आज भी हम अनेक जातियों में बटे हुए हैं और केवल जातियों में बटे हुए नहीं हैं, बल्कि हमारी भावनाएं भी जातियों में बटी हुई है। राष्ट्रीय एकता बाद में आती है, सामुदायिक एकता बाद में आती है। हम पहले हमारे जाति समूह के आधार पर सोचते हैं। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था में व्यक्तियों को कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा दी गई थी और इसने आध्यात्मिकता को बढ़ाया, आध्यात्मिकता की वृद्धि हुई और समाज में पारस्परिक सहयोग में भी वृद्धि हुई। परंतु कर्मवाद, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, मोक्ष की अवधारणा इत्यादि ने वर्ण व्यवस्था को प्रभावित तो बनाया, परंतु वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप लेकर समाज का बहुत नुकसान किया और यह व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, केवल एक सैद्धांतिक व्यवस्था बनकर रह गई। मुझे विश्वास है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित मेरे ये 3 वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और इससे आपको वर्ण व्यवस्था को समझने में और अपनी परीक्षा की तैयारी करने में सहायता प्राप्त होगी। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।